आज के इस गहन अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मतलब एक ऐसी दुनिया से जुड़ी है जिसे अक्सर बहुत रहस्यमयी माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम एस.एन. पांडे द्वारा लिखे गए एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है केपी एस्ट्रोलॉजी के सामान्य नियम। और ये शीर्षक अपने आप में काफी कुछ कह देता है। सही कहा। अब किसी के भी मन में ज्योतिष का नाम सुनते ही अक्सर भविष्यवाणियों या सितारों की चाल और कुछ जादुई शक्तियों की छवि उभरती है, जो कि बहुत ही आम बात है। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ बिल्कुल अलग है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि ये केपी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति वास्तव में भविष्यवाणियों का कोई धुंधला या रहस्यमयी जाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इस स्रोत को गहराई से पढ़ने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरी तरह से गणित, डेटा और बहुत ही कठोर नियमों पर आधारित एक सटीक प्रणाली है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। मतलब इस दस्तावेज को पढ़ते समय ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई किसी रहस्यमय ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। इसके बजाय ये किसी जटिल सॉफ्टवेयर के कोडिंग मैनुअल को पढ़ने जैसा अनुभव देता है। ये पूरी तरह से तार्किक है और एक विश्लेषणात्मक ढांचे पर खड़ा है। बिल्कुल, एक एल्गोरिदम की तरह। एकदम सही। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों और भावों यानी जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस कहा जाता है, उनके बीच के आपसी संबंधों को बाकायदा डिकोड किया गया है। लेकिन इस विश्लेषण में आगे गोता लगाने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना आवश्यक है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे हमें शुरुआत में ही स्थापित कर लेना चाहिए। तो देखिए, आज की इस चर्चा का उद्देश्य इन ज्योतिषीय नियमों की सत्यता का दावा करना या इन्हें विज्ञान साबित करना बिल्कुल नहीं है। ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। बात का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस जानकारी को केवल एक मॉडल के रूप में सामने रख रहे हैं। और इसी निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्रोत में सबसे पहले कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियमों का जिक्र किया गया है, जो कि पूरे सिस्टम की नींव है। बिल्कुल। जब कोई इस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि किसी कुंडली में कोई घटना घटेगी भी या नहीं, और अगर घटेगी तो वो कैसे तय होता है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। दस्तावेज बहुत ही सरल गणित से शुरू होता है। इसमें 2 सीधे नियम दिए गए हैं। पहला नियम कहता है कि हर घर से 12वां घर उस घर की हानि करता है। और दूसरा नियम? हाँ, दूसरा नियम ये है कि हर घर से दूसरा घर उस घर को मजबूती प्रदान करता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई एक बिल्डिंग बना रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी बिल्डिंग की नींव को कमजोर कर रहा है। ये केपी प्रणाली का बहुत ही शानदार गणित है। इसे एक व्यावसायिक या करियर के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत काम का है। मान लीजिए कि 10वां घर किसी के करियर या प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करता है। अब इस नियम के अनुसार 10वें घर से जो 12वां घर है, जो कि गिनती में 9वां घर होता है, वो उस करियर में बदलाव, अड़चन या हानि लाएगा। मतलब वो 10वें घर को कमजोर करेगा। एकदम। और इसके ठीक विपरीत 10वें घर से दूसरा घर यानी 11वां घर उस करियर में मजबूती, इंक्रीमेंट या लाभ लेकर आएगा। तो ये एक निरंतर चलने वाला गणितीय संतुलन है। हाँ, लेकिन स्रोत के अनुसार किसी भी घटना के जमीन पर उतरने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रॉमिस यानी वादा। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो बाकी सारा गणित धरा का धरा रह जाता है। ये प्रॉमिस वाला कॉन्सेप्ट सच में एक नया नजरिया देता है। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि किसी भी हॉरोस्कोप या कुंडली के अंदर ये प्रॉमिस देखने के लिए कस्पल सबलॉर्ड का पता किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कस्पल सबलॉर्ड कहते हैं। जी। अब जो लोग इस शब्दावली से परिचित नहीं हैं, उनके लिए समझना दिलचस्प होगा। कस्प का मतलब होता है किसी भी भाव या घर का आरंभिक बिंदु, और सबलॉर्ड वो उपस्वामी है जो अंतिम निर्णय लेता है। सही। अगर इसे कॉर्पोरेट ढांचे की तरह देखें तो भाव या घर एक पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन कस्पल सबलॉर्ड वो अंतिम हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी है जिसके पास असर में बजट पास करने का अधिकार है, जो फाइल पर फाइनल मोहर लगाता है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी या घर चाहिए तो उसे सीधे 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना होगा कि क्या उस अधिकारी ने प्रॉपर्टी की फाइल पास की है। हाँ, और अगर ये देखना है कि कौन सा काम या प्रोफेशन होगा तो 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना होगा। ये बिल्कुल एक विशाल डेटाबेस में सही सेल को खोजने जैसा है।
ये कॉर्पोरेट वाली उपमा बहुत ही सटीक बैठती है। कस्पल सबलॉर्ड ही वो फाइल पास करने वाला अधिकारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अधिकारी ने फाइल तो पास कर दी, प्रॉपर्टी का प्रॉमिस भी दे दिया, लेकिन वो मिलेगी कब? बिल्कुल। क्या वो आज मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी या जीवन के अंत में? इसके लिए दस्तावेज एक और तकनीकी टर्म पेश करता है जिसे मैप कहा गया है, जो कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का संक्षिप्त रूप है। हाँ, मैप कोई साधारण नक्शा नहीं है। तो ये अनिवार्य रूप से एक कॉस्मिक कैलेंडर या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, घटना का सटीक समय निकालने के लिए इसी मैप टाइमलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉमिस बताता है कि क्या होगा और मैप बताता है कि कब होगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी एक अकेला ग्रह किसी घटना को अंजाम नहीं देता। स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देता है, वो भावों के समूह वाला सिद्धांत। हाँ, अंग्रेजी में कहें तो ग्रुप ऑफ हाउसेस फ्रुक्टिफाइज द इवेंट्स, यानी भावों या घरों का एक पूरा समूह मिलकर किसी घटना को ट्रिगर करता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां कई गियर्स एक साथ घूमते हैं, तब जाकर घड़ी की सुई आगे बढ़ती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन गियर्स या ग्रहों की बात करते हैं तो दस्तावेज एक ऐसा नियम बताता है जो पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आप स्टार लॉर्ड वाले नियम की बात कर रही हैं? हाँ, इसमें लिखा है कि हर ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के परिणाम देता है। ये कॉन्सेप्ट शुरुआत में थोड़ा उलझाऊ लग सकता है किसी के लिए भी। मुझे भी लगा था। ये तो ऐसा हो गया जैसे डिलीवरी कोई और कर रहा है लेकिन पैकेज के अंदर का सामान किसी और ने भेजा है। बहुत सही कहा। ग्रह केवल डाकिया है, लेकिन असली संदेश उस नक्षत्र स्वामी का है जिसके अधीन वह ग्रह काम कर रहा है। ये केपी प्रणाली का मास्टर स्ट्रोक है। ग्रह केवल एक माध्यम या डिलीवरी एजेंट है। वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, लेकिन परिणाम वो हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी के ही देगा। और यहीं से सिग्निफिकेटर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। जी, सिग्निफिकेटर यानी सूचक। ये तय करने के लिए कि कोई ग्रह असम में किस घटना का सिग्निफिकेटर बन रहा है, स्रोत 3 मुख्य चरणों का उल्लेख करता है, जो कि एक पूरी गणितीय प्रक्रिया है। बिल्कुल। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वह ग्रह किन किन राशियों का स्वामी है और वे राशियां कस्प कुंडली में किन घरों में बैठी हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा, वह ग्रह खुद कस्प कुंडली में शारीरिक रूप से कहाँ स्थित है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा असरदार है, उसका नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है और उसकी अपनी राशियां कहाँ हैं। इन सब डेटा पॉइंट्स को मिलाकर जो फाइनल लिस्ट बनती है, वही तय करती है कि वो ग्रह किन हाउसेस के परिणाम देने वाला है। ये तो सच में कई स्प्रेडशीट्स के डेटा को एक साथ मर्ज करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाने जैसा है। हाँ, ये बहुत ही व्यवस्थित है। लेकिन जब इस दस्तावेज को आगे पढ़ा जाता है तो राहु और केतु वाले हिस्से पर आकर मतलब नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो दोनों थोड़े अलग तरह से काम करते हैं। हाँ, बाकी सभी ग्रहों के लिए एक सीधा नियम है, लेकिन राहु और केतु के लिए नियम बिल्कुल अलग और अधिक जटिल है। दस्तावेज बताता है कि राहु और केतु के सिग्निफिकेटर निकालने के लिए कस्प कुंडली के साथ साथ जन्म लग्न कुंडली का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे D1 चार्ट कहा जाता है। जी। ऐसा क्यों है कि इस सिस्टम में इन दोनों के लिए अलग से अपवाद बनाए गए हैं? इसका कारण उनका खगोलीय और तार्किक स्वभाव है। इस प्रणाली में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। उनका अपना कोई भौतिक पिंड नहीं है और न ही उनकी अपनी कोई मालिकाना राशि है, राइट? बिल्कुल। इसलिए वे एक स्पंज या हैकर की तरह काम करते हैं। वे जिस सिस्टम में घुसते हैं उसी का रूप ले लेते हैं। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार ये देखना पड़ता है कि वे जन्म लग्न कुंडली में किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, यानी उनके मकान मालिक का स्वभाव कैसा है। ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि किस ग्रह के साथ उनकी युति है, यानी वे किसके साथ सोफे पर बैठे हैं। और अंत में ये देखा जाता है कि किस ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही है। मतलब वे इन सभी ग्रहों की पहचान चुरा लेते हैं। हाँ, वे उनके प्रभाव को पूरी तरह से सोख लेते हैं। इसके बाद फाइनली ये देखा जाता है कि वे कस्प कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। ये बहुत ही बारीक विश्लेषण है जो किसी भी अन्य ग्रह से कहीं ज्यादा डेटा की मांग करता है। ये तो एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट जैसा हो गया। राहु और केतु उन सभी का रूप ले रहे हैं जो उनके आसपास है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे दस्तावेज का शायद सबसे महत्वपूर्ण लेकिन शुरुआत में सबसे ज्यादा सिर चकराने वाला हिस्सा है। आप टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रहों की बात कर रहे हैं। हाँ,
पूरी स्क्रिप्ट में इन दो शब्दों का बहुत भारी इस्तेमाल हुआ है, टेनेंटेड ग्रह और अनटेनेंटेड ग्रह। ये दोनों शब्द पूरे सिस्टम में असली खिलाड़ियों की तरह मतलब उभर कर आते हैं। यही सिस्टम का कोर है। अगर हम बिना किसी जटिल ज्योतिष शब्दावली के इसे समझना चाहें तो ये टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रह आखिर क्या बला है और इनमें जमीन आसमान का क्या अंतर है? ये इस पूरे दस्तावेज का दिल है और इसे समझना इस पूरी कोडिंग को समझने की चाबी है। अगर इसे बहुत ही सरल भाषा में उसी कॉर्पोरेट वाले उदाहरण से समझें, हाँ, उससे समझना आसान होता है। तो एक टेनेंटेड ग्रह एक मिडिल मैनेजर की तरह होता है। मिडिल मैनेजर। हाँ, यह वह ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह का नक्षत्र स्वामी बन गया है। चूंकि वो किसी और का बॉस या नक्षत्र स्वामी बन गया है, इसलिए अब उस पर किसी और के परिणाम देने की भी जिम्मेदारी आ गई है। ओह, मतलब उसका काम बढ़ गया है। बिल्कुल, उसकी अपनी ऊर्जा बढ़ गई है क्योंकि उसे अपने अधीन काम करने वाले ग्रहों का भी ध्यान रखना है। इसके विपरीत अनटेनेंटेड ग्रह बहुत ही स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनटेनेंटेड ग्रह है वो किसी भी दूसरे ग्रह का बोझ नहीं उठा रहा है, वो पूरी तरह से एक आजाद पंछी है। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार एक ग्रह अनटेनेंटेड तब माना जाता है जब वो 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। वो शर्तें क्या हैं? या तो वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी न हो, या फिर वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, या फिर दो ग्रह आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, जिसे म्यूचुअल रिसेप्शन कहते हैं। जी हाँ, इन स्थितियों में वह ग्रह एक स्वतंत्र सीईओ या एक बेहद ताकतवर फ्रीलांसर की तरह काम करता है, जो केवल अपने नियम खुद तय करता है। वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। ये तुलना बहुत स्पष्ट है। एक तरफ वो मैनेजर है जो दूसरों के काम में उलझा है और दूसरी तरफ वो फ्रीलांसर है जो अपनी पूरी ऊर्जा अपने ही प्रोजेक्ट में लगा सकता है। और इसीलिए जब बात नतीजों के जमीन पर उतरने की आती है तो ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है कि चार्ट में कौन सा ग्रह अनटेनेंटेड है, क्योंकि वो सबसे तेज होगा। हाँ, वो अपने परिणाम देने में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा कहीं और बटी हुई नहीं है और न ही उसका कोई बॉस है जो उसे रोक सके। तो इस सब का क्या मतलब है? जब हम इस पूरी थ्योरी को एक वास्तविक परिदृश्य में लागू करने बैठते हैं तो इन टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रहों का असली असर क्या होता है? इसके लिए हमें नियमों को देखना होगा। हाँ, दस्तावेज में केपी के प्रभावशाली सूत्र नाम से एक पूरा खंड है जहां रूल 1 से लेकर रूल 3 तक इन्हीं ग्रहों के पदानुक्रम को समझाया गया है। वे नियम पूरी तरह से एक पदानुक्रम या हायरार्की को स्थापित करते हैं। रूल 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि जब कोई अनटेनेंटेड ग्रह किसी भी भाव का कस्पल सबलॉट बन जाता है, मतलब वो स्वतंत्र फ्रीलांसर उस डिपार्टमेंट का फाइनल बॉस बन जाता है एकदम, तो वो अपनी दशा या अंतर्दशा में उस भाव के सबसे प्रबल, अचूक और त्वरित परिणाम देगा। उसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो पूरी तरह से आजाद है। लेकिन हर ग्रह तो अनटेनेंटेड नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अगर वो ग्रह स्वतंत्र नहीं है यानी टेनेंटेड है और किसी और के अधीन काम कर रहा है, तब सिस्टम कैसे काम करेगा? उसके लिए दस्तावेज रूल 2 और रूल 3 पेश करता है। रूल 2 कहता है कि अगर कोई ग्रह टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड भी है, लेकिन उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किसी भाव का सबलॉर्ड बन गया, तो वो ग्रह उस भाव का सबसे प्रबल दावेदार हो जाएगा। ये ऐसा है कि भले ही आप मैनेजर हो, लेकिन अगर आपका सीधा बॉस उस डिपार्टमेंट का हेड बन गया है तो आपकी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण। और रूल 3 से और आगे ले जाता है रूल 3 क्या कहता है? कि अगर कोई अनटेनेंटेड ग्रह किसी भाव का सबलॉर्ड नहीं भी बन पाया, लेकिन वो किसी भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन गया, तो भी वो एक बहुत ही प्रबल दावेदार होगा। स्रोत ये खास तौर पर नोट करता है कि किसी भी महादशा या अंतर्दशा का अध्ययन करते समय सबसे पहले इन्हीं नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सब देखने में एक बहुत ही सटीक फ्लोचार्ट जैसा लगता है कि पावर ऊपर से नीचे कैसे बह रही है। हाँ बिल्कुल, एक लॉजिकल फ्लो है। लेकिन इस दस्तावेज में एक ऐसा हिस्सा भी है जो इस पूरे गणित को एक बहुत ही गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी मोड़ देता है। वो है एक्सीडेंट या दुर्घटना के योग। ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन तकनीकी हिस्सा है। और 12, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये नंबर उन भावों को दर्शाते हैं जो अड़चनों, अचानक होने वाली घटनाओं या बड़ी हानियों से जुड़े हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिस्टम इन नंबरों को किसी रहस्यमय खतरे की तरह नहीं देखता। तो किस तरह देखता है? एक दुर्भावनापूर्ण कोड
या मैलिशियस कोड की तरह देखता है। स्रोत के रूल 4 और रूल 5 में इस कोड के ट्रिगर होने का बहुत ही सटीक वर्णन किया गया है। और ये ट्रिगर होने का तरीका बहुत ही डरावना लेकिन तार्किक है। इसमें लिखा है कि अगर किसी ग्रह की स्क्रिप्ट में नक्षत्र के स्तर पर 4, 8, 12 के नंबर आ रहे हैं, मतलब उसके पास ये दुर्घटना वाला कोड है। हाँ, और वो ग्रह किसी हाउस का सबलॉर्ड नहीं बना है, लेकिन अगर वो ग्रह अनटेनेंटेड हो जाए तो वो ग्रह अपनी दशा आते ही सीधे एक्सीडेंट दे सकता है, बिना किसी रुकावट के। जिसके हाथ में एक खतरनाक कोड लग गया है। और क्योंकि उसका कोई बॉस नहीं है, वो बिना किसी से पूछे तुरंत उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। ये एक शानदार उपमा है। अगर ग्रह अनटेनेंटेड है तो दुर्घटना सीधी और अचानक होती है, क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला या फिल्टर करने वाला नहीं है। लेकिन रूल 5 इसका दूसरा पहलू दिखाता है। राइट। जी, अगर वो ग्रह अनटेनेंटेड नहीं है, यानी वो टेनेंटेड है, मतलब किसी का मैनेजर है। हाँ, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो ग्रह खुद दुर्घटना नहीं करवाएगा, बल्कि वो जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, जो उसका बॉस है, वो बॉस ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में उस दुर्घटना वाले कोड को लागू करेगा। अच्छा, तो जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है। इसे दस्तावेज में एक इन हाउस स्क्रिप्ट कहा गया है। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव का एक पारदर्शी गणितीय मॉडल है, जहां जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाती है। ये सब थ्योरी में तो बहुत ही सॉलिड लगता है, लेकिन ये सवाल लाजमी है कि इस सब को व्यवहारिक रूप से, मतलब एक असली व्यक्ति के डेटा पर कैसे लागू किया जाए। इसके लिए दस्तावेज के अंत में एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, केपी कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, इसे किसी स्टेप 1, 2, 3 वाले रटे रटाए तरीके से देखने के बजाय ये किसी इंजीनियर द्वारा सिस्टम को डीबग करने जैसा लगता है। ये हिस्सा पूरी तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले विश्लेषक सभी ग्रहों की एक नॉर्मल स्क्रिप्ट बनाता है। नॉर्मल स्क्रिप्ट से आपका मतलब सिस्टम के अनुसार ग्रहों को क्या परिणाम देनी चाहिए, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसके बाद एक बहुत ही तार्किक कदम उठाया जाता है, जहां ये देखा जाता है कि वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में वास्तव में क्या चल रहा है। बिल्कुल, उसे किन घरों या भावों के परिणाम जमीन पर मिल रहे हैं। जब अपेक्षित ब्लूप्रिंट और वर्तमान वास्तविकता की तुलना की जाती है, तो उनके बीच जो अंतर या गैप होता है, वही समझने की कुंजी है। हाँ, वही बताता है कि कुंडली के भीतर पर्दे के पीछे कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की पुरानी एमआरआई रिपोर्ट और आज के लक्षणों को एक साथ रखकर देखता है, ताकि बीमारी की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। बहुत सटीक तुलना है। और इसी खोजबीन की प्रक्रिया में दो बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स उभर कर आते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस यानी स्वतंत्र घर और हिडन हाउस यानी छुपे हुए घर। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स विश्लेषण को एक अलग ही गहराई देते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें तो ये कैसे पता चलता है कि चार्ट में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? इसके लिए हमें एक बार फिर से उसी अनटेनेंटेड या स्वतंत्र ग्रह के पास वापस जाना होगा। दस्तावेज समझाता है कि सबसे पहले चार्ट में उस अनटेनेंटेड ग्रह को खोजें। ठीक है, खोज लिया। फिर ये देखें कि उस स्वतंत्र ग्रह के स्वामित्व वाली कौन सी राशि जन्म लग्न कुंडली में यानी D1 में पूरी तरह से खाली पड़ी है। खाली से मतलब उसमें कोई अन्य ग्रह नहीं बैठा है? हाँ, फिर वो खाली राशि कस्प कुंडली के जिस भी भाव या घर में जाके पड़ेगी, वही भाव इंडिपेंडेंट हाउस कहलाएगा। तो ये उस आजाद ग्रह का एक तरह से सीक्रेट बेस या गुप्त ठिकाना बन जाता है। बिल्कुल, जहां से वो अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा का संचार करता है। एक सीक्रेट बेस, ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगने लगा है। और ये गुप्त ठिकाने वाली बात हमें सीधे हिडन हाउस के कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, जो कि बहुत ही रोमांचक हैं। पूरी स्क्रिप्ट में ये मुझे सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे ज्यादा तार्किक हिस्सा लगा। ऐसे नतीजे जो सामने सतह पर नहीं दिख रहे लेकिन सिस्टम के बैकग्राउंड में कहीं छुपे हुए हैं। इसके सक्रिय होने के नियम क्या कहते हैं? हिडन हाउस अनिवार्य रूप से उन फाइलों की तरह हैं जो सिस्टम में मौजूद तो हैं, लेकिन हिडन फोल्डर में हैं। इसके लिए दस्तावेज दो मुख्य नियम देता है। पहला नियम क्या है? पहला ये कि जब कोई अनटेनेंटेड ग्रह किसी दूसरे ग्रह का सबलॉर्ड बन जाता है, यानी वो स्वतंत्र ग्रह किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है, तो उस सब लॉर्ड ग्रह की जो भी खाली राशियां केपी कुंडली में होंगी, वे अचानक से उस ग्रह के लिए हिडन हाउस के रूप में काम करने लगेंगी और वहां से अप्रत्याशित परिणाम देने लगेंगी। जी हाँ। और दूसरा नियम भी इसी से मिलता जुलता है, जहां वे खुद की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूं तो दस्तावेज कहता है कि वो अनटेनेंटेड ग्रह जिन जिन घरों को लेकर चल रहा है,
अगर उनमें से उसकी खुद की कोई राशि खाली पड़ी है। तो वो उस खाली घर को भी हिडन हाउस के रूप में एक्टिवेट कर देगा। एकदम सही समझा। ये काम कैसे करता है? सरल शब्दों में, जो राशियां खाली पड़ी थीं और मृत लग रही थीं, जब उनका कनेक्शन एक शक्तिशाली स्वतंत्र अनटेनेंटेड ग्रह से जुड़ जाता है तो वे खाली घर अचानक से जागृत हो जाते हैं। वाह! वे बैकग्राउंड से ऐसे परिणाम देने लगते हैं जो सामान्य विश्लेषण में किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ये तो वाकई कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी छिपी हुई फाइल को रन कमांड देकर चालू करने जैसा है। जो अनटेनेंटेड ग्रह है वो एंटर की दबा देता है और वो छिपी हुई स्क्रिप्ट चलने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो एस.एन. पांडे के इस स्रोत से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी केवल सितारों को देखकर हवा में तीर चलाने या अंदाजा लगाने की कोई रहस्यमयी कला नहीं है। इसका डेटाबेस बहुत मजबूत है। हाँ, इसमें सब कुछ नक्षत्र लॉर्ड की कुरियर सर्विस, अनटेनेंटेड ग्रहों की उस जबरदस्त सीईओ जैसी शक्ति और 4, 8, 12 जैसे विशिष्ट भावों के दुर्भावनापूर्ण कोड पर निर्भर करता है। ये सच में एक बेहद जटिल एल्गोरिदम को पढ़ने जैसा अनुभव है। और सब कुछ पहले से तय लगता है। जी, किसी भी घटना का प्रॉमिस कस्पल सबलॉर्ड के बजट में पास होता है और उसका समय महादशा और अंतरदशा यानी MAP के कैलेंडर में पहले से लॉक होता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? और प्रॉमिस व टाइमलाइन की इस कठोर व्यवस्था को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न उभर कर सामने आता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर किसी को भी बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? यदि इस स्रोत सामग्री के गणित के अनुसार किसी के जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का प्रॉमिस कस्पल सबलॉर्ड के गणित में जन्म के समय ही एक सेल में तय हो चुका है। हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया। और उस घटना के घटित होने का जो सटीक समय है वो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के इस MAP सिस्टम में एक लॉक किए गए कैलेंडर की तरह पहले से ही मौजूद है। तो फिर क्या स्वतंत्र इच्छा या जिसे हम फ्री विल कहते हैं जैसी कोई चीज वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद है? ये तो बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब क्या मनुष्य हर दिन जो संघर्ष कर रहा है, जो फैसले ले रहा है, वो वास्तव में उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है? या फिर ये देखा जा सकता है कि हर व्यक्ति केवल एक तय समय का इंतजार कर रहा है जब कोई अनटेनेंटेड ग्रह अपना हिडन हाउस एक्टिव कर दे और वो घटना घटित हो जाए जिसका कोड पहले से ही लिखा हुआ था। यही वो सवाल है। क्या मनुष्य अपनी मेहनत, अपनी चेतना और अपने रोजमर्रा के निर्णयों से अपना रास्ता खुद बना रहा है, या फिर हर व्यक्ति केवल अपनी पहले से लिखी हुई अपरिवर्तनीय गणितीय स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने और उन 4, 8, 12 जैसे कोड्स के सक्रिय होने का एक मूक दर्शक बनकर इंतजार कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। इस दस्तावेज के इस अभेद्य गणितीय ढांचे को देखने के बाद ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ये सिस्टम और मनुष्य की स्वतंत्रता के बीच का एक बहुत बड़ा सवाल है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कोडिंग और गणितीय सिस्टम को जानने के बाद किसी के भी मन में एक वैचारिक हलचल पैदा कर सकता है। फ्री विल बनाम एक पहले से लिखी हुई कॉस्मिक कोडिंग की अपरिवर्तनीय स्क्रिप्ट, ये सोचने के लिए और आगे की खोज के लिए एक बहुत ही शानदार विचार है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आज की इस चर्चा में एस.एन. पांडे के इन नियमों ने हमें एक बिल्कुल नया और गणितीय नजरिया दिया है कि इस प्रणाली के पीछे का तर्क, इसका डेटा और इसके नियम कैसे काम करते हैं। हमारे साथ इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प ढांचे को डिकोड करने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक स्रोत सामग्री के साथ फिर से नई परतों को खोलेंगे। तब तक के लिए इस कॉस्मिक एल्गोरिदम और उन छुपे हुए हिडन हाउसेस की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।